नाटकीय गुणों के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वस्व है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। संस्कृत नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम का स्थान निर्धारित कीजिए। संस्कृत नाटककारों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इस बात को सिद्ध करिए। अभि अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थंक को महत्व को बताइए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है कि कालिदास जी क्यों श्रेष्ठ हैं, कालिदास का क्या स्थान है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सभी नाटकों में क्या स्थान निर्धारित करता है और इसका चतुर्थ अंक क्या है, इसकी विशेषताएँ बताइए, इसका मूल्यांकन करिए, इसका समीक्षा बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा-फिरा दे, लेकिन आपको लिखना यही है। तो सबसे पहले हम कालिदास के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो महाकवि कालिदास एक प्रतिभा संपन्न महाकवि हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो दक्ष हैं, नाटककार और गीतकार भी हैं। नाट्यकला में प्रवीण हैं। नाट्यकला की दृष्टि से ये पूर्णतः सफल कवि हैं। उनके नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतल मतलब 3 नाटक हैं इनके, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ नाटक है। इनकी जो रचनाओं में इनकी नाट्य साहित्य के ये शिरोमणि हैं। कवि का नाट्य कौशल सभी नाटकों में निखरा है, परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास की जो स्थिति है चरम पर है। वह आदर्श बन गया है। इसी कारण विश्व नाट्य साहित्य में उसकी कोई समानता नहीं है। वह स्वयं प्रेरणा का भी सर्वस्व बन गया है। नाट्य लक्षण एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कथानक इतिहास प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान पर आधारित है। उसमें कवि ने कल्पना द्वारा कतिपय नवीनता को प्रदान किया है। दुष्यंत शकुंतला का आख्यान महाभारत तथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। कथानक में कवि द्वारा मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन पांचों संधियों का प्रयोग किया गया। कवि ने जो संधि 5 होती हैं मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन पांचों संधियों का प्रयोग किया। नाटक की कथा वस्तु 7 अंकों में बटी हुई है। नायक दुष्यंत प्रख्यात पूर्ववंशोत्पन्न है। जो दुष्यंत है वो अच्छे वंश का है। वह धीरोदत्त नायक है। कैसा नायक है? धीरोदत्त नायक। वह गुणों से युक्त है। उसका प्रताप केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु स्वर्गलोक में भी उसकी कीर्ति छाई हुई है। देवांगना उसके पौरुष से यानी उसके शरीर से या उसके सुंदरता से आश्वस्त रहते हैं। वह प्रतापी सम्राट भी हैं और राजर्षि भी हैं। कौन? दुष्यंत के गुण बताए जा रहे हैं। यदि पेपर में आता है कि दुष्यंत का चरित्रण लिखिए तो यही दुष्यंत का चरित्रण मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें दुष्यंत के जो करैक्टर बताए गए हैं उनके लक्षण बताए गए कि वह कैसा नायक है। वह उस पर स्वर्गलोक पर भी उसका जस है। वह बहुत बड़ा सम्राट है और वो बहुत सुंदर सम्राटी प्रतापी राजा है, राजर्षि है। इस तरीके से इसका ये क्या है? इसका ये चित्रण तो है ये। 7वें अंक में निर्वहन संधि का प्रयोग हुआ है, जिसमें अद्भुत रस का वर्णन है। मारीच आश्रम में तपोलीन मुनियों का भी वर्णन है। अपराजिता का सांप बनकर काटना, भरत द्वारा सिंह शावक के दांत गिनना, राजा का मातल के साथ इंद्रलोक में जाने में किया। तो ये अपराजिता जो पौधा होता है वह सांप बनकर काट लेता है। जो भरत होता है वो सिंह के बच्चों के साथ खेलता है, उनके दांत गिनता है। इस प्रकार से मुनियों का इस अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन है। तो नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार 5 अर्थ प्रकृतियों का विनियोग कवि द्वारा किया गया है। तो कवि ने बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार 5 प्रकृतियों का विनियोग कवि ने किया है। अब 5 कार अवस्थाओं का भी प्रयोग किया है। वो 5 कार अवस्थाएं कौन सी हैं? आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, न्याप्त, फलागमन 5 कार अवस्थाएं। नियोजन कवि द्वारा किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में संध्याग्न, संध्यातरव, नाट्यालकारों, पताका स्थानक का भी प्रयोग किया। अंकों का प्रयोग, प्रवेशक का विनियोग तथा विस्कंभक का आयोजन भी कवि ने यथा स्थान पर किया है। इस प्रकार नाट्य शास्त्रीय लक्षणों को पूर्णतः कवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयोग किया है। अस्तु नाट्य लक्षणों के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम एक सिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास का नाट्य कौशल, इसकी हम अभिराम कथा वस्तु देख लेते हैं। तो कवि द्वारा पद्म पुराण तथा महाभारत वर्णित उपाख्यान को अपने नाटक की कथा वस्तु के रूप में चुना गया। तो कवि जो कालिदास हैं उन्होंने इसकी जो कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई है? तो पद्म पुराण से तथा महाभारत वर्णित उपाख्यान को अपने नाटक की कथा वस्तु के रूप में चुन लिया था। नाट्य कला की दृष्टि से उसे सजाकर, संवार कर एक मनोहर बनाया गया। किसने? कालिदास।
पूरे कथानक में अभिनव कल्पनाओं, संयोजनों से उसे ऐसा औचित्य भरा है कि प्रत्येक दृष्टि से वो सुव्यवस्थित हो गई। मतलब कालिदास ने इस तरीके से इस नाटक को लिखा है, इस तरीके से अपनी जो भावनाएँ हैं, उसमें जोड़ी हैं कि यह बहुत अच्छा एक नाटक बन गया। शकुंतला के प्रति अनुराग उत्पन्न होने के कारण तथा काल का औचित्य देखते हुए दुष्यंत के मनोउद्वेगों द्वारा नायक के चरित्र चित्रण की रक्षा भी है। अनुपम एक प्रेमी का चित्र उभारने का कवि ने प्रथम अंक में बहुत अच्छा प्रयास किया है। मतलब जो कवि कालिदास हैं, इसने नाटक के प्रथम अंक में जो दुष्यंत के एक प्रेमी होने का एक चित्र उभारा है। शकुंतला के प्रति इन्हें प्रेम दिखाया है। तो इस तरीके से प्रथम अंक में इन्होंने किया है। तो भारतीय संस्कृति के उपादानों का कवि ने समुचित उपयोग किया है। कामुक दुष्यंत उद्दाम नहीं हुआ है, वह संयत रहता है। मतलब जो दुष्यंत था वो कामुक था, लेकिन फिर भी यह संयम रखा है इस नाटक में तथा लोकाचार का पालन भी करता है। प्रथम अंक में उत्पन्न अनुराग द्वितीय अंक में प्रवृत्ति हुआ है। प्रथम अंक में उत्पन्न अनुराग द्वितीय अंक में भी हमें देखने को मिलता है तथा तृतीय अंक में परिपक्व होकर यह अनुराग मतलब प्रेम परिपक्व होकर शकुंतला से गंधर्व विवाह में परिणित हो जाता है। शकुंतला मुग्धावित काम पीड़ित होने पर भी यह सदैव उसका अनुराग बना रहता है। प्रियंवदा और अनसुईया के द्वारा कवि ने शकुंतला के तापसी जीवन को भी सुरक्षित किया है। मतलब इसके अलावा भी जो प्रियंवदा थी, अनसुईया थी नाटक में, तो इनके तापसी जीवन, जो इनका तपस्वी जीवन था, उसको भी नाटक में सुरक्षित रखा है। अनसुईया को ये बताया है कि यह गंभीर है और प्रियंवदा बहुत ज़्यादा बोलती है। गौतमी है जो वो वृद्ध है, संरक्षिका के रूप में उनके साथ रहती है। चतुर्थ अंक में तो कवि ने कंडव आश्रम को एक ग्रस्त का भवन बना दिया। तो कवि कालिदास ने जो कंडव आश्रम था, ऋषि कंडव का जो आश्रम था, उसे तो एक ग्रस्त भवन ही कह दिया है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर तो आश्रम के सभी सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि हम वन प्रांत में आश्रम में नहीं अपितु एक थान में या एक घर में घटित जो घटनाएं होती हैं वो देख। जब शकुंतला की विदाई होती है तो उन्हें कितना आघात पहुंचता है, कितना वो रोते हैं। मतलब ये एक जो फैमिली परिवार में जो एक लड़की की विदाई होती है, उसी प्रकार से यहाँ कवि ने कंडव आश्रम पर, यानी जो जंगल में आश्रम था, वन में आश्रम था, उसमें भी ये दिखा दिया है। दुर्वासा के शाप ने, जब दुर्वासा जी आए और शकुंतला ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो दुष्यंत के प्रेम में डूबी हुई थीं, उन्होंने श्राप दे दिया था। ये इस श्राप ने, क्योंकि वो कह रहे थे हमें जल पिला दो, जल पिला दो, इन्होंने नहीं सुना तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके सोच में तुम मग्न हो वही तुम्हें एक दिन भूल जाएगा। इस तरीके से इन्हें श्राप दिया था। तो दुर्वासा ने जब श्राप दे दिया तो इस नाटक में तो बहुत बड़ा इस कथानक कहा मैं तो मोड़ ही आ गया। प्रियंवदा के अनुनय ने ऋषि का हृदय अवरुद्ध होते ही कथानक की गति की संभावना भी मिली। पांचवें अंक में तो शकुंतला को ना पहचानना, पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डालना, अतिशय रूपवती नारी को भी अपने उदात्त चरित्र द्वारा अस्वीकार करना दुष्यंत की चरित्र की उदात्तता बताती है। तो दुष्यंत ने क्या कहा कि ये पराई नारी है, इसमें नजर नहीं डालते हैं। एक उदात्तता का जो चरित्र है वो स्वीकारा इसने, दुष्यंत ने। शकुंतला को इस बात से बहुत आघात पहुंचा कि ये मेरा ही पति है और मुझे भी नहीं पहचानता। कंडव शिष्य उसके कृत्य की निंदा करते हैं। पतिगृह में दास स्वीकारने का गौतम नारी है, पतिगृह में दास स्वीकारने का गौतमी नारी है। करुण सुलभ है परंतु कंडव अनुशासन में अवरुद्ध है। निस्सहाय शकुंतला को दुष्यंत का राजपुरोहित ज्योतिषियम आधार मानकर अपने यहाँ रखने के लिए व्यवस्था देता है, परंतु बीच रास्ते में मेनका अपनी पुत्री को उठाकर ले जाती है। वह भी मारीच जैसी तपस्वी के आश्रम में वहां ही अपने पुत्र को जन्म देती है तथा पुत्र के संस्कार संपन्न होते ही कहीं चारित्रिक विश्रृंखलन की संभावना नहीं। पति वियुक्ता शकुंतला 6 वर्ष की लंबी अवधि बिता देती है। मतलब जो मेनका थी जो अपनी पुत्री को उठाकर ले जाती है, क्योंकि वो ये नहीं देख पाती कि मेरी पुत्री जो शकुंतला है बहुत दुखी है, तो वह उसको उठाकर ले जाती है क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था जो भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर पति से अलग होकर के शकुंतला फिर भी 6 वर्ष की लंबी एक समय बिताती है। राजा से उसने क्या पाया था, यानी कि तिरस्कार पाया था। जिससे वो इतना प्रेम करती थी वो उसे भूल गया, उससे तिरस्कार पाया और इससे उसका जो शकुंतला का भोला-भाला निश्चल मन है वो शांत नहीं रह पाया था। परंतु पिता कंडव के उपदेश भर्तुर्विप्रकृतापि मास्म प्रतीपम गमः ने उसे सदैव संभाले रखा। तो इस उपदेश ने उसे संभाले रखा, तो ये सूक्ति के रूप में आ सकता है। भर्तुर्विप्रकृतापि मास्म प्रतीपम गमः, इसका सूक्ति का अर्थ लिखिए तो इस तरीके से आ सकता है। ने उसे सदैव संभाले रखा और पुनर्मिलन पर शकुंतला ने अपने प्रीतम के सामने पाकर भर्त्सना नहीं बल्कि अपने भाग्य को ही दोषी ठहरा दिया। जब उसके पति से ना मिल पाना और ये सब दुख उसने भोग लिए, तो फिर उसने जब पति से मिली तो फिर शकुंतला ने क्या कहा कि मेरा भाग्य ही ऐसा था,
मेरा भाग्य ही बहुत दोषी था। इसके पीछे भारतीय संस्कृति में पति के प्रति समादर भावना ही थी। इतना होते हुए भी शकुंतला के अंदर जो अपने पति के प्रति आदर की भावना ही रही। इतना दुःख पाते हुए भी ये है भारतीय नारी। तो भारतीय नारी ऐसी होती हैं कि इतना दुःख देने पर भी आदर की भावना बनी रहती है। किसके प्रति? पति के प्रति। उधर दुष्यंत भी अपने कर्म पर एक पश्चाताप कर रहा था। उसे विशेष शांति तब मिली जब उसे यह ज्ञात हुआ कि शकुंतला को जब मैं भूल गया तो वह क्या था, एक दुर्वासा ऋषि का ही श्राप था। इस प्रकार कवि ने कथा वस्तु को बहुत अच्छे ढंग से सुसंयोजित कर सरस एवं प्रवाह बनाया है। कोई भी वर्णन या विषय विशेष नहीं बनाया, अपितु सामान्यतः कथानुसार आवश्यकतापरक वर्णन हुआ है। यहाँ कवि अपने लक्ष्य पर स्थिर रहा है। दूसरा तथ्य यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक कथापेक्षी जितना है, वहीं कहीं अधिक भारतीय संस्कृतिपेक्षी भी है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उसी को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। इससे उसकी जो अभिरामता में चार चांद और लग गए। कथानक के पात्र उज्ज्वल चरित्र तथा संस्कृति के पोषक बने, अतः उनकी स्वाभाविकता ने अपना योगदान अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक को श्रेष्ठ बनाने में दिया है। तो यदि आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का वर्णन करिए या कथा वस्तु का या सारांश लिखिए, तो ये आपका सारांश हो चुका है। अब विशेषताएं भी लिख सकते हैं। ये दूसरा तत्व है संवाद, या ये नाटक के तत्व भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन लिखना यही है। इसी क्वेश्चन में से कालिदास का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि तो कथानक तो हो चुका है। कथानक क्या है? ये सारांश भी है और ये नाटक का पहला तत्व भी है। तो ये पहली विशेषता भी है और ये समीक्षा का पहला पॉइंट भी है। अब दूसरा पॉइंट है विशेषता का। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अब है दूसरा संवाद तत्व, क्योंकि नाटक में आता है संवाद और कहानी एकांकी में आता है आपका कथोपकथन। तो पहले हम संवाद तत्व देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो संवाद है अत्यंत आकर्षक। संवाद क्या कहलाता है, पहले इसको जान लेते हैं। संवाद क्या कहलाता है कि संवाद मतलब सीधा सीधा वार्तालाप, किसने क्या बोला और उसने फिर क्या बोला, ये उसके जो कथन सीधे सीधे ले लिए जाते हैं, उसे हम संवाद या कथोपकथन कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में संवाद अत्यंत आकर्षक था और प्रभावक था तथा कथा को गति देने वाले हैं। संवाद में पात्रोचित भाषा का प्रयोग तथा लोककथियों का प्रयोग आकर्षक है। लोककथि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। लोककथियों का एक मुहावरे की ही एक वो होती है लोककथि, उनका प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में षष्ठम अंक का राजा जो विदूषक वार्तालाप देखिए, थोड़ा सा वार्तालाप कहीं का भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि विदूषक कहे। तो विदूषक क्या कहता है? भी अस्ति में तर्क कहनापि तत्र भवत्याकाशचारणा नीतते। राजा कहता है, कहा पति देववता मान्य परामर्ष्टु मोत्सहेत मैनका किल साख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठित। मास कहते हैं। विदूषक बोलता है, यद्देव मस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या। राजा कहता है, कथमेव न खलु। विदूषक कहता है, न खलु माता पितरो भर्तृयोगादु खिताम दुहितराम चिरम दृष्ट परायिता। तो शाकुंतलम के संवादों में संक्षिप्तता के साथ रोचकता भी है। प्रथमांक में राजा तथा सखियों का वार्तालाप, द्वितीय अंक में राजा विदूषक का वार्तालाप, तृतीय अंक में शकुंतला प्रियंवदा का वार्तालाप, चतुर्थ अंक में कंडौर संगर्भ शकुंतला और उसकी सखियों का वार्तालाप दर्शनीय है। तो आप देख सकते हैं, जो प्रथम अंक में है राजा तथा सखियों का जो वार्तालाप दिया गया है। द्वितीय अंक में क्या है? राजा और विदूषक का वार्तालाप है। तृतीय अंक में शकुंतला और प्रियंवदा का वार्तालाप है। चतुर्थ अंक में कांडव और संगर्भ का और शकुंतला उसकी सखियों का वार्तालाप है। तो इस तरीके से ये दर्शनीय है। नाटक के सभी पात्र अपने स्वभाव एवं वातावरण के अनुकूल वार्तालाप करते हैं, अतएव इनमें स्वाभाविकता भी है। संवाद छोटे छोटे हैं तथा इनमें बड़े ही चुस्त वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अब चरित्र चित्रण देख लेते हैं। चरित्र चित्रण में क्या है? तो पात्रों का चरित्र चित्रण, इनमें कौन कौन से पात्र हैं, उनके जो लक्षण गुण कैसे थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कालिदास के पात्रों का चरित्र चित्रण, जो अभिज्ञान शाकुंतलम उन पात्रों का चरित्र चित्रण लिखिए। चरित्र चित्रण ये है। तो कालिदास के पात्र सजीव एवं स्वाभाविक हैं। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रियल है, मतलब जैसा है वैसे ही है। कालिदास की जो नाट्य कुशलता चरित्र चित्रण में बहुत अच्छी तरीके से देखी जाती है, क्योंकि कालिदास का जो चरित्र चित्रण आदर्शोन्मुख है, तथापि यह सर्वदा सजीव और एवं स्वाभाविक तरीके से किया गया है। मतलब एक हकीकत जैसी बताई गई है इनके नाटक में, तो स्वाभाविक है। चरित्र चित्रण का अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है, कवि का उद्देश्य चरित्र चित्रण ही नहीं रहा, अपितु रस व्यंजना भी है। इसमें रस का प्रयोग किया गया है। इसी कारण पात्रों के नाटकीय अंतर्द्वंद का मोर संघर्ष एवं पात्रों के मनोवैज्ञानिक दशा का चित्रण भी उतनी विशदता से नहीं मिलता, जितना कि अन्य चरित्र प्रधान नाटकों में देखा जाता है। उनके सभी पात्र इस लोक के पात्र हैं और उनका यहाँ यथार्थ स्वाभाविक चित्रण है। अब कालिदास की जो अभिनव कल्पना है चौथी, वो देख लेते हैं। तो प्रथम अंक में भ्रमर बाधा प्रसंग है।
तथा राजा का सखियों के साथ वार्तालाप तथा शकुंतला दुष्यंत का मानसिक अंतर्द्वंद, और द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है तथा विदूषक की उक्तियां, तृतीय अंक में प्रेमी हृदय की आतुरता, तदनु मिलन तथा पुनः वियोग, मतलब जैसे शकुंतला का पुनः मिलन हुआ फिर इसके बाद वियोग हो जाता है। शकुंतला एवं सखियों का जो वार्तालाप है वो है। चतुर्थ में समग्र योजना, पंचम में संगर्ध और राजा का वाक्य युद्ध है। षष्टांग में धीवर प्रसंग तथा राजा का वृह वर्णन है। सप्तांक में पुत्र दर्शन तथा दो बिछुड़े हृदय को सदा के लिए मिलन है। ये प्रमुख अभिनव कल्पनाएं हैं जिनके द्वारा कालिदास की प्रतिभा, कल्पना शक्ति, कवित्व और नाटक कुशलता में मुखरित होती है। तो काव्य जो कवि कालिदास हैं उनकी अभिनव कल्पना इस तरीके से सभी अंकों में की गई है, जिसे आपने शॉर्ट तरीके से देख लिया। अब कालिदास की जो भाषा थी वो क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो भाषा है परिमार्जित है, परिष्कृत है और प्रसादपूर्ण है, क्लिष्टता को लिए हुए है, समास की बहुत बाहुल्यता देखी गई है और साथ ही इसमें मुहावरे भी देखे गए हैं जो शिक्षाप्रद हैं। मार्मिक होने के साथ साथ भाषा में सजीवता भी देखी गई। कालिदास की भाषा असाधारण अधिकार है तथा उसमें अपूर्व समाहार शक्ति है। वे किसी भाव को लंबा चौड़ा वर्णन कर अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में उसी भाव की व्यंजना भी कर देते हैं। मतलब कवि ने जो अपना कोई भाव है तो लंबा चौड़ा तो बता दिया, लेकिन उसे शॉर्ट भाव में भी उसकी व्यंजना कर दी। दुष्यंत कितने थोड़े शब्दों में आनंद त्रेक को व्यक्त कर देते हैं। अय लब्ध नेत्र निर्वाणम, भाषा के संक्षेप में ध्वनियात्मक कालिदास की निजी विशेषता है। उनकी शकुंतला एक छोटे से पद में ही चिरसच्चित पीड़ा को व्यक्त कर देती है। तव ना जाने हृदय, तव ना जाने हृदय, मतलब कोई हृदय को नहीं जान सकता। अब छठवां शैली, कालिदास का वर्णन भी असाधारण है। उनकी शैली में सर्वत्र त्रिसादिकता, ओजस्विता और मधुरता के ध्वनियात्मकता का वर्णन कुशलता देखी जाती है। त्रिसादिकता का अवलोकन कीजिए। भाव हृदय सभिलाषम, जाने तपसो वीर्यम, अयम सातिष्ठते, माधुर के लिए इदम किल ब्याज मनोहर बपु, अधर किस लिए राग, त कुसुम सरतुवम स्थल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो कालिदास जी की जो भाषा श्री वृद्धि करने वाली है, चमत्कार भरने में अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कालिदास अलंकारवादी ही नहीं बल्कि रस सिद्ध कवि भी है, क्योंकि इनकी रचना में जो अलंकार आए हैं उनका शाकुंतल में सहज सुंदर प्रयोग हुआ है। इन अलंकारों का प्रयोग में कहीं कृत्रिमता नहीं है, मतलब कि इनने जो अलंकार प्रयोग किए गए हैं उसमें भाषा में सजीवता आई है। ऐसे लगता है जैसे हकीकत हो, कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई फिल्मी दुनिया चल रही है। तो सीधी सीधी बात यही सजीवता है। तो कालिदास एक वैदर्भी रीत के कुशल कवि थे। कालिदास किस रीत के कवि थे? तो वैदर्भी रीत के कवि थे। ललित पद विन्यास से इन्हें माधुर्य से पूर्ण, दीर्घ समासों से रहित वैदर्भी रीत का होता है। ध्वन्यात्मक उनकी शैली की विशेषता है। महाकवि रसमयी शैली के आचार्य हैं। उनकी शैली में ललित पद विन्यास तथा कोमल एवं मनोरम भाव की अभिव्यंजना। अब जान लेते हैं कालिदास ने किस रस का प्रयोग किया। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक प्रधान रस श्रृंगार है तथा वीर होना चाहिए। कवि ने शाकुंतलम में श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है। श्रृंगार के संयोग एवं विप्लव दोनों ही रूपों का प्रयोग किया गया। कालिदास श्रृंगार रस के कवि हैं, परंतु उन्होंने अन्य रसों का भी सफल प्रयोग किया है। शाकुंतलम में वात्सल, करुणा, हस, अद्भुत आदि रसों का भी प्रयोग किया है। तो ये रसों का हो गया। अनुपम भावाभिव्यक्ति, कालिदास भावाभिव्यक्ति अति मनोहारी, उन्होंने मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण चतुर्थ अंक में किया है। मर्म स्पर्शी भावों की कुशल वेदता है। प्रेम और सौंदर्य का प्रयोग, तो कालिदास प्रेम और सौंदर्य के सच्चे पारखी तथा उपासक है। उनका प्रेम वासनायक ना होकर के एक आदर्श प्रेम है। वे भौतिक आकर्षण को प्रेम नहीं मानते, अपितु प्रेम की परिणित परिणय तथा फलवत्ता संतति समागम को स्वीकार करते हैं। महाकवि सौंदर्य के सच्चे अन्वेषक तथा पारखी है। कालिदास के मत में सौंदर्य वह उपकरणों की उपेक्षा नहीं रखता, अपितु स्वाभाविक सौंदर्य के आश्रित वह उपकरण है। वे कहते हैं कि किमभि ही मधुरनाम मंडनम ना कृतिना, स्वाभाविकता सौंदर्य प्रत्येक अवस्था में रमणीय होता है। अब अभिनेता, कालिदास के नाटक में अभिनय कला की दृष्टि से सफल नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो नाट्य कौशल का तब तक पूरा नहीं मानते जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए। अपरितोषाद विदुषाम ना साधु मनि प्रयोग विज्ञान विज्ञान, अतः वे अभिनय की दृष्टि से भी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना के प्रति सावधान है। उपर्युक्त आधारों से महाकवि कालिदास की नाट्य कला उत्कृष्ट है। उन्होंने किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है। संयोजन करते समय एक बात को ध्यान में रखा, तदंतर ही इसे नाटक का अंग बनाकर एक स्थान दिया है। नाट्य साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम का स्थान क्या है? तो विश्व नाटक साहित्य में अनुपम एक अभिज्ञान शाकुंतलम एक अमूल्य निधि है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि गेटे
शाकुंतलम के सेवन का परामर्श देते हैं। भारतीय साहित्यकारों की दृष्टि से काव्येषु नाटक रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्य में नाटक रमणीय है और नाटकों में रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम। बड़ी अच्छी बात कही गई है कि काव्यों में जो नाटक है वो बहुत रमणीय है और नाटकों में रमणीय है अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्य में रमणीय नाटक है और नाटकों में रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतलम। कवि प्रतिभा का साक्षात प्रतिमान शाकुंतलम है, जहां भारतीय संस्कृति के अपवंश से विकसित पल्लवित सभी पात्र सुसंस्कृत सरल स्वाभाविक जीवनचर्या जाते हैं। कोई भी पात्र आरोपित नहीं है, विषय बोझल नहीं है, भाषा कठिन नहीं है, वर्णन गुरुता नहीं है, पांडित प्रदर्शन इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाई गई। एकमात्र लक्ष्य रस उत्पादन कैसे हो, रस को विघातकों को दूर कैसे रखा जाए, कथ रमणीय हो।